भारत की न्याय व्यवस्था एक ऐसी जगह है जहां कुछ कहानियां सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझती चली जाती हैं। आज हम कुछ ऐसे ही मामलों की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि ये हमारी न्याय व्यवस्था की कौन सी बड़ी और शायद कड़वी सच्चाइयों को सामने लाते हैं। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये उन लाखों लोगों की आवाज है जो सालों बल्कि दशकों से इंसाफ के इंतजार में बैठे हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश करते हैं। हमारी पड़ताल की शुरुआत होती है एक ऐसे केस से जिसे शायद ही कोई भूला होगा। साल 2008 का नोएडा डबल मर्डर केस। एक ऐसी दर्दनाक पहेली जिसने न सिर्फ पूरे देश को हिलाकर रख दिया बल्कि हमारी जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर भी बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और यकीन मानिए, इस केस की जांच में शुरू से ही इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई कि सुनकर हैरानी होती है। सबसे पहले तो नोएडा पुलिस ने क्राइम सीन को सील तक नहीं किया। सोचिए, इसका नतीजा ये हुआ कि करीब 90% फोरेंसिक सबूत हमेशा के लिए खत्म हो गए। हद तो तब हो गई जब मीडिया और पड़ोसियों को उस फ्लैट में आने जाने दिया गया। मतलब एक क्राइम सीन को तमाशा बना दिया गया। जब शुरुआती जांच ही इतनी बड़बड़ थी तो कंफ्यूजन तो बढ़ना ही था। मामला देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के पास गया तो लगा कि अब शायद सच सामने आएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। सीबीआई खुद दो टीमों में बंट गई। एक टीम ने कहा कि कातिल घर के नौकर हो सकते हैं, तो दूसरी टीम ने लास्ट सीन थ्योरी का हवाला देकर, मतलब आरुषि को आखिरी बार जिंदा किसके साथ देखा गया था, इस आधार पर शक की सुई माता पिता पर ही घुमा दी। कमाल है, एक ही एजेंसी एक ही केस पर थ्योरी दो बिल्कुल अलग अलग। जांच पूरी तरह से भटक चुकी थी। फिर कई साल बीत गए और 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपत्ति को बरी करते हुए एक बहुत ही अहम बात कही। अदालत ने साफ साफ कहा, संदेह कितना भी गहरा क्यों न हो, वो सबूत की जगह नहीं ले सकता। ये एक तरह से पूरी जांच प्रक्रिया पर एक करारा तमाचा था, क्योंकि अभियोजन पक्ष शक के सिवा कोई भी ठोस सबूत अदालत में पेश ही नहीं कर पाया। तो इतने सालों की जांच, इतनी अदालती दौड़ धूप, नतीजा क्या निकला? सिफर, कुछ भी नहीं। ये मामला आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है और शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा कि असली कातिल कौन था। ये भारतीय न्याय प्रणाली की एक ऐसी नाकामी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आरुषि केस बस एक इकलौता मामला था, एक अनफॉर्चुनेट मिस्टेक, या फिर ये एक बहुत बड़ी और गहरी बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक पैटर्न की तरह बार बार हमारे सामने आता है। जेसिका लाल हत्याकांड को ही देख लीजिए। एक ताकतवर राजनेता के बेटे ने सिर्फ इसलिए एक लड़की को गोली मार दी क्योंकि उसने शराब देने से मना कर दिया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 32 के 32 गवाह अपने बयान से मुकर गए और निचली अदालत ने आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। जब लगा कि इंसाफ की हार हो चुकी है, तब देश के लोग सड़कों पर उतर आए। मीडिया ने आवाज उठाई और उसी जन दबाव का नतीजा था कि केस दोबारा खुला और आखिर में दोषी को सजा हुई। और ये पैटर्न हमें दूसरे हाई प्रोफाइल केसों में भी साफ दिखता है। शीना बोरा हत्याकांड को देखें, 250 से ज्यादा गवाहों के साथ ये केस सालों से खिंचता चला जा रहा है और न्याय की उम्मीद भी धुंधली पड़ती जा रही है। वहीं सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला तो एक दशक बाद भी फोरेंसिक रिपोर्टों के जाल में ही फंसा हुआ है। हर एक दिन की देरी का मतलब है कि सच पर एक और परत चढ़ती जा रही है। 10 साल बहुत लंबा वक्त लगता है ना? लेकिन अब जिस केस की हम बात करने वाले हैं उसके सामने 10 साल का वक्त भी बहुत छोटा लगेगा। ये कहानी है पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या की। जी हाँ, 40 साल। 1975 में हुई एक हत्या का फैसला आने में 4 दशक लग गए। जरा सोचिए, एक इंसान की आधी जिंदगी सिर्फ इंसाफ के इंतजार में गुजर गई। तो सवाल है, इतनी देर हुई क्यों? वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस एक केस को 22 से ज्यादा अलग अलग जजों ने सुना। ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष के 39 में से 31 गवाहों की मौत हो गई। और सबसे दुखद बात, जो आरोपी गिरफ्तारी के वक्त 24 साल का एक नौजवान था, उसे जब सजा सुनाई गई तब उसकी उम्र 64 साल हो चुकी थी। ये हमारी व्यवस्था की धीमी गति का एक दर्दनाक सबूत है। ये तो बस कुछ गिने चुने केस थे, लेकिन जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं, जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं, तो असलियत और भी डरावनी लगती है।
चलिए अब कुछ नंबर्स देखते हैं जो इस संकट की असली गहराई दिखाएंगे। 2024 के अंत तक भारत की सभी अदालतों में पेंडिंग केसों की संख्या 5.4 करोड़ पार कर चुकी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 5.4 करोड़ कहानियां हैं, जिंदगियां हैं जो इंसाफ की उम्मीद में कहीं अटकी हुई हैं। और अगर ये आंकड़ा चौंकाने वाला था, तो अगला आंकड़ा तो शायद होश ही उड़ा दे। एक अनुमान ये कहता है कि अगर हमारी अदालतें आज की रफ्तार से ही काम करती रहीं, तो सिर्फ मौजूदा केसों को खत्म करने में ही 324 साल लग जाएंगे। मतलब एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों का इंतजार। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जजों की जबरदस्त कमी। भारत में हर 10 लाख लोगों पर मुश्किल से 20 जज हैं, जबकि दुनिया भर में ये सुझाव दिया जाता है कि कम से कम 50 तो होने ही चाहिए। मतलब साफ है, हमारे पास इस भारी बोझ को संभालने के लिए लोग ही नहीं हैं। और इस बोझ का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है? जिला और निचली अदालतों में, जहाँ 4 करोड़ से ज्यादा मामले फंसे हुए हैं। और ये वही अदालतें हैं जहाँ एक आम इंसान इंसाफ के लिए सबसे पहले दरवाजा खटखटाता है। ये हमारी न्याय व्यवस्था की कमजोर नींव को दिखाता है। तो इतनी सारी बातें सुनकर निराशा हो सकती है। सवाल ये है कि क्या कोई उम्मीद की किरण है? क्या इस विशाल समस्या को ठीक किया जा सकता है? चलिए अब कुछ उन समाधानों और सुधारों की बात करते हैं जिन पर काम किया जा रहा है। तो रास्ते क्या हैं? देखिए, पुरानी और धीमी प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए अब एआई और डिजिटलाइजेशन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तारीख पे तारीख वाली संस्कृति को बदलने के लिए एडजर्नमेंट्स की संख्या सीमित की जा सकती है। सबूतों की क्वालिटी सुधारने के लिए स्वतंत्र फोरेंसिक लैब्स की जरूरत है। और हाँ, लगभग 50% मामले तो सरकार खुद ही लड़ती है, तो उस बोझ को कम करने के लिए मध्यस्थता जैसे रास्ते अपनाए जा सकते हैं। ये कुछ ठोस कदम हैं जिन पर अब गंभीरता से विचार हो रहा है। आखिर में सारी बातें एक ही पुरानी और बहुत शक्तिशाली कहावत पर आकर रुक जाती हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय का हनन है। जब इंसाफ मिलने में ही सालों या दशक लग जाएं, तो वो इंसाफ रह ही नहीं जाता। ये इस पूरे संकट की असली मानवीय कीमत है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ रुक जाते हैं। क्या टेक्नोलॉजी, नए कानून और कुछ सुधार वाकई एक ऐसी व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं जो इतनी गहराई तक टूट चुकी है? या असली चुनौती कहीं और ही है, कुछ और ही है?